रजनी एक गरीब औरत थी जो कि अपने पति गोपाल के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर एक छोटा सा ढाबा चलाते थे। एक दिन रजनी की सास ममता ढाबे पर आती है और दोनों को गर्मी में काम करते हुए देखकर बोलती है, बेटा तुम दोनों इतनी गर्मी में काम कर रहे हो, एक छोटा सा पंखा क्यों नहीं लेते हो? माँ, आप बिना कैसी बातें कर रही हो। वैसे ही हमारा ढाबा कम चलता है, कुछ पैसे आते हैं तो उसमें ही ढाबे का सामान पूरा नहीं हो पाता। ऊपर से आप कह रही हो कि पंखा लगवा ले। बेटा एक छोटा सा पंखा कितने का ही आएगा? तू कुछ ज्यादा ही कंजूस नहीं हो गया है? अपना ना सही तो कम से कम बहू का ही ख्याल रख ले। बेचारी इतनी गर्मी में बिना पंखे के काम कर रही है। माँ जी, मुझे ना पंखे की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा दिन तो रसोई में खड़ा होकर काम करना पड़ता है। अब रसोई में पंखा चलाऊंगी तो गैस बुझने का डर लगा रहता है, साथ ही आलस भी आएगा। लेकिन जब गर्मी लगती रहती है तो आलस ही नहीं आता है और ना ही नींद आती है। तुम दोनों की जोड़ी भगवान ने फुर्सत में ही बनाई है। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देते हो, कभी किसी भी चीज की एक दूसरे को कमी महसूस नहीं होने देते। माँ जी, एक पत्नी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है मैं इनकी हर चीज का ध्यान रखूं। सही बात है। मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि मैं तुम्हारी मौसी जी के यहाँ जा रही हूँ। हो सकता है रात में वहीं रुक जाऊं। तुम लोग परेशान मत होना। ये सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन आपने अपनी शुगर की दवा ली या नहीं? उनका लेना बहुत जरूरी है, आप भूल मत जाना। नहीं बहू, वो तो मैं घर पर ही भूल गई। मुझे बिल्कुल भी याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं घर जाकर वापस ले आती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, आप मत जाइए, मैं चली जाती हूँ। क्योंकि मैं जो ढाबे के लिए सामान लेके आई थी ना कल मार्केट से, मुझे वो भी लेकर आना है। मैं उसके साथ साथ आपकी दवाई भी लेकर आ जाऊंगी। बहू तो मैं ले आती हूँ ना, तू काम छोड़कर क्यों ही जाएगी? नहीं माँ जी, मैं चली जाऊंगी। अभी कौन सी ग्राहकों की लाइन लगी पड़ी है। अगर कुछ देर ढाबे से हट जाऊंगी तो कौन सा नुकसान हो जाएगा। मैं यूं गई और यूं आई, बस आप देखती रहिए। रजनी इतना कहकर अपने घर जाती है और ममता अपने बेटे से खड़े होकर बात करने लगती है। कुछ देर बाद रजनी ढाबे का सामान और ममता की शुगर की दवा लेकर वहां आती है। कुछ देर बाद ममता वहां से चली जाती है और रजनी अपने ढाबे में काम में लग जाती है। दिन बीतते हैं, लेकिन उनका ढाबे का काम कुछ खास नहीं चल रहा था, जिसके चलते दोनों काफी परेशान रहते थे। तभी एक दिन रजनी गोपाल से बोलती है, देखिए जी, ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठ के कोई काम नहीं होगा। हमें अपने ढाबा चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ जिससे हमारा ढाबा चल जाए। हमारा ढाबा ना चलने के बहुत कारण है। पहला, हमारा ढाबा बिल्कुल गांव के अंदर है, जहाँ बाहर का कोई भी नहीं आता है, बस गांव के ही लोग आते हैं। और हमारा गांव भी ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर हम अपना ढाबा कहीं और ले चले या चलता फिरता ढाबा बना ले तो हमारी बहुत बिक्री होगी। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तुरंत लगाएंगे और दूसरी जगह जाकर ढाबा खोल लेंगे। मैंने आपको ये नहीं बोला है कि आप ये काम मत करिए, बल्कि मैंने तो सिर्फ आपको सलाह दी है कि हम दोनों मिलकर पैसे का इंतजाम करेंगे। मुझे माफ करना, मैंने ना तुम्हें ज्यादा बोल दिया। कोई बात नहीं, इस समय ना काम नहीं चल रहा है तो आपका गुस्सा करना जायज है। रजनी और गोपाल आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी उसके ढाबे पर कुछ ग्राहक आते हैं और दोनों फिर से अपने काम में लग जाते हैं। दोनों पैसों का इंतजाम करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी गरीब से लाचार होकर बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी उनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा था। एक दिन गोपाल किसी काम से बाहर गया होता है, तभी उसका दोस्त हरीश बड़ी सी गाड़ी में बैठकर वहां आता है और रजनी से बोलता है, आप रजनी है ना, गोपाल की पत्नी? जी हाँ, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हो? मैं तो आपको नहीं जानती। रजनी भाभी, आप भी मुझे बड़ी गाड़ी और सूट बूट में देखकर पहचान नहीं पाई क्या? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप हरीश भैया है ना, गोपाल जी के अच्छे दोस्त? जी हाँ भाभी जी, चलिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आपने मुझे पहचाना तो सही। आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया जी? मैं आपको कैसे नहीं पहचानूंगी? आप जब तक यहाँ थे हमेशा आते जाते रहते थे, लेकिन जब से शहर गए हैं तो आपने आना ही छोड़ दिया है। हाँ, सही कहा आपने भाभी। क्या करता मैं भी, परिवारों की जिम्मेदारी ने मुझे वहाँ बांध रखा था, वरना बहुत पहले ही आ जाता मैं। कोई बात नहीं, आप बाहर निकल गए तो देखिए आपके हालात भी सुधर गए।
जी भाभी। वैसे गोपाल कहाँ है? मैं गांव वापस आते ही सबसे पहले उससे ही मिलने आया हूँ। वो किसी काम से बाहर गए हैं, किसी से पैसे की बात करने। हमारे घर के हालात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि गरीबी आपसे भी छुपी नहीं है भैया जी। यहाँ पर ढाबा का काम नहीं चल रहा है, सब कुछ मुश्किल हो गया है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि कहीं भीड़ वाली जगह पे चलते हैं ताकि हमारा ढाबा चले। भाभी जी, आप अगर मेरी एक बात माने तो मैं तो यही कहूँगा कि आप पैसों का इंतजाम करके शहर में एक अच्छा और बढ़िया ढाबा खोल लीजिए। वहाँ आपका काम भी बहुत अच्छा चलेगा। ऐसा कीजिएगा, आप मेरे ऑफिस के सामने ही खोल लीजिए। वहाँ भीड़ भी रहेगी और वह जगह भी अच्छी है। वहाँ लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका ढाबा छोटा है या बड़ा। उन लोगों को टेस्ट चाहिए बस। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो बार बार ज़रूर आते रहेंगे आपके ढाबे पे। भैया, इसमें आप हमारी मदद करेंगे? अरे भाभी, बेफिक्र रहिए, बिल्कुल करूँगा। क्योंकि शहर जाते समय गोपाल ने भी मेरी बहुत मदद की थी। ठीक है, मैं उनके आते ही इस बारे में उनसे बात करूंगी। ठीक है, आप बात कर लीजिए, क्योंकि मैं भी जल्द ही शहर के लिए दोबारा निकल जाऊंगा। अब मैं जा रहा हूं अपने घर। मेरी माँ भी मेरा इंतजार कर रही होगी। हरीश इतना कहकर अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर चला जाता है। रजनी अपने ढाबे का सारा काम खत्म कर लेती है। उसे सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन गोपाल नहीं आता। आखिर में वो ढाबा बढ़ाकर घर चली जाती है और घर जाके अपने और गोपाल के लिए खाना बनाने लगती है। तभी वहाँ गोपाल आता है। आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। क्यों इंतजार क्यों कर रही थी तुम? मैं तो तुम्हें बताकर गया था ना। लेकिन आप सुबह गए थे, यहाँ शाम हो गई है, तो चिंता तो होगी ही ना। क्या हुआ, कुछ बात बनी? नहीं यार, बात नहीं बनी। कोई भी उधार पैसे देने को तैयार ही नहीं है। वैसे पैसों का इंतजाम एक जगह से हो सकता है, आपके दोस्त हरीश से। मैं कुछ समझा नहीं। और हरीश को तुम बीच में ला क्यों रही हो? साफ साफ बताओ कि बात क्या है। गोपाल के पूछने पर रजनी उसे अपने हरीश के बीच हुई सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद वो अगले दिन हरीश से मिलने उसके घर जाता है और बोलता है, भाई तुम्हारा सुझाव ना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम मुझे ये सुझाव के साथ साथ कुछ पैसे देकर मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हारा बहुत बड़ा आभारी रहूंगा। ये मत सोचना कि मैं कोई एहसान मांग रहा हूँ, लेकिन बस एक दोस्त होने के नाते एक दोस्त की मदद कर दो भाई। बताओ, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? उस टाइम तुमने मेरी बहुत मदद की थी, तो आज मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बस उतना ही पैसा चाहिए जिसमें ना मेरा ढाबा ना शहर में ना खुल जाए। या तो मुझे पैसे दे के मदद कर दो या वहाँ एक ढाबा खुलवा दो। ये भी सही है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं कल ही शहर जा रहा हूँ। तू और भाभी कल चल लो मेरे साथ। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी आपने परेशानी को समझा। मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं करी, लेकिन आपने मेरी मदद करी। आप मेरे लिए भगवान हो। मैं तुम्हारी परेशानी अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि एक टाइम था जब मुझे भी किसी के सहारे की ज़रूरत थी, लेकिन मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। तब गरीब होते हुए भी तूने उस दिन मेरी बहुत मदद करी। इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती। तुमने तो निभा ली, अब मेरी बारी है। गोपाल अपने दोस्त से शहर जाने की बात पक्की करके घर आ जाता है और अगले दिन अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर अपनी पत्नी के साथ शहर के लिए निकल जाता है। हरीश उसे ढाबा खोलने के लिए अच्छी सी जगह दिलवाता है, साथ ही रहने के लिए एक छोटा सा घर भी। दोनों पति पत्नी मिलकर अपने ढाबे को बड़ी मेहनत से चलाते हैं। उनकी मेहनत रंग भी लाती है और उनका टेस्ट काफी कम समय में लोगों तक पहुंचता है, जिसके कारण उनका ढाबा अच्छा चलने लगा था। कुछ दिनों में पैसे इकट्ठा करके वो अपने गांव वाला ढाबा भी गांव में मेन मार्केट की जगह पर खोल लेते हैं, जिसके बाद रजनी गांव के ढाबे को संभालने लगती है और गोपाल शहर के ढाबे को। दोनों कड़ी मेहनत करके अपने गरीब हालातों को काफी हद तक सुधार लेते हैं। मेघा बहुत ही सरल स्वभाव की लड़की थी। उसे खाना बनाना बहुत पसंद था और ज्यादातर समय वो अपनी रसोई में ही बिताया करती। एक दिन वो अपने घर में खाना बना रही थी, तभी उसकी माँ सीमा आकर उससे कहती है, क्या करती रहती है पूरे दिन रसोई में? घर के और भी काम है, वो भी कर लिया कर। क्या माँ, आप भी ना? आपको पता है ना कि मुझे खाने बनाने का कितना शौक है, फिर भी आप मुझे बोल रही हो। पर पूरे दिन रसोई से बाहर निकल कर भी कुछ कर लिया कर। अपने ससुराल में बस खाना ही बनाती रहेगी या कुछ और भी करेगी? माँ, मैं सारे काम कर लूंगी, आप अभी यहाँ से जाओ, मुझे परेशान मत करो। मेघा अपनी माँ को इतना कहकर बाहर भेज देती है। कुछ दिन बाद मेघा अपनी दोस्त के साथ मार्केट जा रही थी। दोनों आपस में अपनी ससुराल की बातें कर रहे थे। तभी शिखा कहती है, सुन मेघा,
तू ये बता मुझे कि तुझे कैसा ससुराल चाहिए। मुझे अपने ससुराल में कुछ मिले न मिले, बस अच्छी सी रसोई मिलनी चाहिए जिसमें मैं खाना बनाऊं और अपने ससुराल वालों को अच्छा अच्छा खाना बना कर खिलाऊं। मान ले तुझे अच्छा ससुराल तो मिल गया, पर वहाँ रसोई ना हुई तो क्या करेगी। ओए ऐसे मत बोल, बिना सास के ससुराल चल जाएगा पर बिना रसोई के ससुराल नहीं चलेगा। दोनों सहेली बात करते करते घर आ जाती हैं। अब मेघा अपनी रसोई में ज्यादा समय बिताया करती। एक दिन सीमा की पड़ोसन घर आती है। सुन सीमा, अब मेघा बड़ी हो गई है, इसकी शादी की उम्र हो गई है, इसकी शादी नहीं करवाएगी क्या? हाँ तू सही बोल रही है, कोई लड़का हो तो बता मुझे। हाँ, एक लड़का है पवन नाम का, वो बहुत अच्छा कमाता है, यहीं पास के शहर में रहता है। तू कहे तो कल ही मैं उस लड़के को और उसकी माँ को घर लेकर आऊँ। ठीक है, तू कल लड़के और उसकी माँ को लेकर आ जा, मैं मेघा को बोल दूंगी। चल ठीक है, फिर मैं अभी घर जाकर लड़के वालों को बोल देती हूँ, तू मेघा को तैयार रखियो। चल अब मैं चलती हूँ। पड़ोसन शादी का प्रस्ताव रखकर चली जाती है और अगले दिन लड़के वालों को लेकर आते हैं। पवन और मेघा दोनों ही एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और शादी के लिए हाँ कह देते हैं। कुछ दिनों बाद मेघा की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आती है। ससुराल में आने के बाद सारी रस्में होती हैं। तभी बहू तू थक गई होगी, आप जाकर आराम कर ले। ठीक है माँ जी। इतना बोलकर मेघा अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। वो बहुत ज्यादा खुश थी और खुद से बातें करती है। फाइनली मैं अपने ससुराल आ गई, सारी रस्में तो हो गई, अब बस कल मेरी पहली रसोई है। कल तो मैं रसोई में अच्छे अच्छे पकवान बनाकर अपने ससुराल वालों को खुश कर दूंगी। कल मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। चल मेघा सो जा, वरना कल तेरी रसोई का सपना सपना ही रह जाएगा। मेघा एक्साइटमेंट में सो जाती है। अगले दिन वो जल्दी उठकर नहाती है और अपनी पहली रसोई के लिए तैयार हो जाती है। इंतजार कर रही होती है कि उसकी सास उसे कब बुलाएगी। कुछ देर बाद उसकी सास की आवाज आती है। बहू तैयार हो गई क्या? जल्दी से नीचे आ जा। हाँ माँ जी अभी आई। थोड़ी देर बाद मेघा नीचे आती है और कहती है, चलिए माँ जी, मैंने अपनी रसोई के लिए सब सोच लिया है, क्या बनाना है और कहाँ है रसोई। मेघा की रसोई वाली बात सुनकर विमला की एक पड़ोसन सविता कहती है, बहू, तुझे तेरी सास ने ये नहीं बताया कि तेरे ससुराल में तो कोई रसोई नहीं है? तू चुप हो जा सविता। अरे क्या हुआ, हमारे घर में रसोई नहीं है। हम इतने अमीर हैं कि हम बाहर से खाना मंगवाकर खा लेते हैं, हमारे घर में रसोई नहीं होती। देखो बहनों, विमला का ही घर ऐसा है जहाँ पर रसोई नहीं है। इस बेचारी लड़की को तो बिन रसोई का ससुराल मिला है। इसके तो पहली रसोई के सारे अरमान धरे के धरे रह गए। मेघा वहीं खड़ी उन लोगों की बातें सुन रही थी। जब मेघा को पता चला कि उसके ससुराल में रसोई ही नहीं है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। मेघा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती। अपनी सहेली की बात याद करती है। मान ले तुझे अच्छा ससुराल तो मिल गया, पर वहाँ रसोई ना हुई तो क्या करेगी। ओए ऐसे मत बोल, बिना सास के ससुराल चल जाएगा पर बिना रसोई के ससुराल नहीं चलेगा। मैं अपने कितने सारे अरमान लेकर आई थी कि मेरा ससुराल ऐसा होगा वैसा होगा, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है। शिखा की जवान काली है, उस मनूस ने बोला था कि तेरे ससुराल में रसोई नहीं होगी, तो क्या करूँ मैं। माँ को कॉल करती हूँ। मेघा अपनी माँ को कॉल लगाती है और कहती है, माँ मेरे सारे अरमान बह गए। माँ क्या हुआ मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना वहाँ? माँ मेरे ससुराल में रसोई नहीं है, बिना रसोई का ससुराल है ये। पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुझसे मजाक कर रहे होंगे। नहीं माँ, मैंने जब अपनी सास से कहा कि पहली रसोई की रस्म के लिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो कोई रसोई ही नहीं बनाई जाती। मुझे आपने दहेज में जो रसोई का सामान दिया उनका मैं क्या करूँ, आग लगा दूँ क्या? क्योंकि यहाँ तो रसोई ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मत कर, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है और आर्थिक नुकसान होने लगता है। तू एक काम कर, इस बारे में दामाद जी से बात कर, क्या पता वो तेरी मदद कर दे। ठीक है माँ, चलो अब मैं फोन रखती हूँ, थोड़ा सा दुख मना लूं कि मेरा ससुराल बिना रसोई का ससुराल है। मेघा फोन रखकर फिर से सोचने लगती है और पूरे दिन बोलती ही रहती है। फिर रात का खाना खत्म करने के बाद जब पवन कमरे में आता है तो मेघा कहती है, पवन जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? सब ठीक है ना? तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? क्या खाक ठीक है? मेरा ससुराल बिना रसोई का ससुराल है। सारी लड़कियाँ शादी के अरमान लेकर आती हैं
कि उनकी शादी के बाद उसकी पहली रसोई होगी और यहाँ पर तो बाहर से खाना मंगवाया जाता है। अरे 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 गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे माँ को बाहर का खाना पसंद है, इसलिए हम लोग बाहर का खाते हैं। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम खाना नहीं बनाती हो। अरे यार, दुनिया की हर बहू चाहती है उसे ऐसी सास मिले ना जो उसे काम ना करवाए, और तुमसे काम नहीं करवा रही है। लेकिन तुम्हें तो काम करना है, किचन चाहिए, रसोई चाहिए, क्यों चाहिए? सो जाओ चुपचाप से। पवन के बोलने पर मेघा कुछ नहीं कहती और चुपचाप सो जाती है। अब हर रोज मेघा की सास बाहर से खाना मंगवाती। ऐसे ही चलता रहता है। मेघा की सास बाहर से खाना मंगवाती और खाती। मेघा बाहर का खाना खाकर परेशान हो गई थी, क्योंकि उसे बाहर का खाना खाने की आदत जो नहीं थी। अब उसने ठान लिया था कि वो अपने ससुराल में रसोई बनवाएगी, और वो चुपके से घर में ही एक रसोई बना लेती है। वो चुप चुप कर अपनी सास को खाना बनाकर देती और कहती कि ये होटल का खाना है। एक दिन दोनों बैठकर खाना खा रही होती है, तभी मेघा कहती है, लीजिए माँ जी खाना आपका। आप बोर नहीं होती? ये रोज रोज एक ही खाना खाने से बाहर का खा के फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बकवास करना बंद कर और खाना खा ले। नहीं माँ जी, मेरा हो गया। मैंने सुबह ही मंगा कर खा ली थी, अब मुझे नींद आ रही है। मेघा इतना बोलकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अब विमला उसे खाना लेने के लिए पैसे देती, पर मेघा घर में खाना बनाकर खिला देती और पैसे अपने पास सेव कर लेती। अब एक दिन विमला खुद ही बाहर का खाना लाकर खाती है और अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो मेघा को आवाज लगाती है। मेघा उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है। वहां मेघा को पता चलता है कि उसकी सास को फूड पॉइजनिंग हो गई है। वो अपनी सारी सेविंग के पैसे विमला के इलाज में लगा देती है। कुछ दिनों बाद विमला ठीक हो जाती है और मेघा से कहती है, बहू, तो इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आई? मैं तो तुझे ज्यादा पैसे देती भी नहीं। वो माँ जी, जब आप मुझे बाहर से खाना लाने के लिए बोलती थी तो मैं बाहर से खाना नहीं लाती थी। मैंने घर में ही चुपके से एक रसोई बना ली थी और जो पैसे बचते थे उनको रख लेती थी, और वो आज आपके इलाज में काम आ रहे हैं। अब मुझे एहसास हुआ क्यों तू मुझे कहती थी कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, घर में एक रसोई होनी चाहिए। मुझे माफ कर दे बहू, अब घर में एक बड़ी रसोई बनाएंगे, तू उसमें अब खाना बना लिया कर। विमला की बात सुनकर मेघा बहुत खुश होती है और विमला घर में एक बड़ी रसोई बनवा देती है, जिसमें मेघा अपनी पहली रसोई की रस्म भी कर लेती है। पलक हरियाणा से थी। वो शरीर में बिल्कुल हट्टी कट्टी थी। पलक की खड़ी बोली सुनकर कोई भी डर सकता है। पलक के गांव में कुछ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, उसमें मोहित भी आया होता है। मोहित शहर में अपनी माँ सुषमा और बहन पूजा के साथ रहा करता था। एक दिन मोहित और उसके कुछ साथी खेत देखने के लिए पलक के खेत पर जाते हैं। वो लोग पौधों को उखाड़ने लगते हैं कि तभी पलक की नजर उन पर जाती है और वो पलक उनसे कहती है, ओ साहब जी, अड़े क्या कर रहे हो? पौधे क्यों उखाड़ रहे हो? अरे मैडम, हम लोग यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आए हैं। हम लोग पौधों की जांच करने के लिए आए हैं। हम लोग ये देखने के लिए आए हैं कहीं आपने इस पौधों में कोई केमिकल का यूज तो नहीं किया है। हम लोग हरियाणवी से, हम लोग खुद से गद्दारी को नहीं करते, समझे? ओके ओके मैडम, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे हम तो अपना काम कर रहे हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे। ठीक से। पलक इतना बोलकर वहीं पास के एक खेत में बैठ जाती है और मोहित और उसके साथियों पर नजर रखने लगती है और कुछ देर बाद अपने घर चली जाती है। अगले दिन दोबारा मोहित खेतों में जाकर अपना काम करना शुरू कर देता है और पलक भी खेत में आती है। समय गुजरता रहता है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों गांव के एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और मोहित पलक को अपने घर ले आता है। सुषमा गेट खोलती है और अपने बेटे के साथ लड़की को देखकर वो उनसे कहती है, ये किसको ले आया बेटा? तू तो किसी काम से हरियाणा गया था और हरियाणा से लड़की ले आया। माँ, ये पलक है, हमने शादी कर ली है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तू हमें बता तो देता। चल अब कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। सुषमा मोहित और पलक दोनों की आरती करके स्वागत करती है और उन दोनों को कमरे में आराम करने के लिए भेज देती है। अगले दिन सुबह पलक अपनी पहली रसोई करने के लिए रसोई में जाती है। पलक खाना बनाकर टेबल पर रख देती है और कुछ देर बाद घर के सारे लोग खाना खाने आते हैं। सुषमा पलक के कपड़े देखकर कहती है, बहू ये तूने क्या पहन रखा है? जा साड़ी पहन ले। ये गांव जैसे कपड़े मत पहना कर,
लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? मैं हरियाणा से हूँ और हमारे यहाँ कपड़े ऐसे ही पहने जावे हैं। तू मने ना सिखा कि के पहनूं और के नहीं, और लोगों ने तो कोई काम है ना, वो तो भूखते ही रहे हैं। ये कैसी भाषा बोल रही है तू करके? तेरे घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं है क्या? माँ जी, हमारे घर वालों को कुछ ना कहो, वो घने अच्छे हैं। क्या माँ, आप दोनों लड़ने के लिए बैठ गए? अरे यार मुझे भूख लगी है बहुत तेज से, चलो ना कुछ खाते हैं। हाँ, तू तो अब अपनी बीबी की ही सुनेगा, क्योंकि अब तुझे माँ की बात सुनने नहीं देगी ना। पलक, तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? अरे खाना दो मुझे, ऑफिस जाना है, देर हो रही है। और तुम दोनों सास बहू के बीच में ना, मैं तो आऊंगा ही नहीं। पलक मोहित को खाना देती है। जैसे ही पलक सुषमा को खाना देने वाली होती है कि तभी सुषमा पलक का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ये क्या है इतना सारा घी, और ये बाजरे की रोटी और साग बनाया तूने? इब के हो गया, घी तो शरीर के लिए घना अच्छा हुआ है, और बाजरे की रोटी और साग तो हमारा फेवरेट है। पर ये तो गांव के लोग खाते हैं, मैं इतना घी खाऊंगी तो मेरा वजन भी बढ़ जाएगा। नहीं, मेरे लिए कुछ और बना कर ला। तने खाना है तो खा, ना तो मत खा। इब मेरा दिमाग ना खा, खुद जाकर बना ले। पलक की ये बात सुनकर सुषमा बिना खाना खाए उठ जाती है और मोहित को कहती है, बस ये ही दिन देखने को रह गए थे कि बहू घर में आए और तू करके बात करे। सोचा था बहू आएगी मेरे दिन अच्छे हो जाएंगे। बहू तो आई पर किसी काम की नहीं है, एक बात तमीज से नहीं बोल सकती है। इब तो शुरुआत से, आगे आगे देखो क्या होता है। तुझे तो मैं जीने ना दूंगी सासू माँ, इब रहना तो रही हो, वरना अपने मायके हो लियो। सुषमा पलक की बात सुनकर अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। दिन निकलने लगता है और पलक शहर में आकर भी अपनी हरियाणवी संस्कृति को नहीं भूलती है। और एक दिन पलक बहुत सारा मिट्टी लाकर चूल्हा बना रही होती है कि तभी पलक की ननद पूजा आ जाती है और पलक से कहती है, ये क्या कर रही हो भाभी? आप छत पर चूल्हा क्यों बना रही हो? वो बात यो है ना छोरी, गैस के खाने में वो स्वाद कोनी जो चूल्हे के खाने में आवे है, इसलिए चूल्हा बना रही हूँ। कल से इस पर ही खाना बनाऊंगी। भाभी, आप अपना गांव भूल जाओ, ये शहर है, यहाँ लोग गैस पर ही खाना बनाते हैं, ना कि चूल्हे पर। देसीपना छोड़ के शहर वाली बन जाओ। चुप कर जा छोरी, थारी माँ ने कुछ सिखाया ना तने कि भाभी से कैसे बात की जावे है। मैं थारी भाभी हूँ, तमीज में रहकर बात किया कर। आपसे तमीज से बात करूं, जिसको ना कपड़े पहनने का ढंग है और ना ही बोलने का, और मुझे सिखाने चली हो, अपनी हद में रहो। पूजा इतना बोलकर नीचे चली जाती है और पलक चूल्हा बनाने लगती है। अगले दिन सुबह पलक एक कटोरी में गोबर लाकर और छत पर चली जाती है और चूल्हा को लीपने लगती है। कुछ देर बाद पूजा और सुषमा बाहर आते हैं और गोबर की बदबू से परेशान होकर सुषमा पूजा से बोलती है, हे भगवान, इतनी गंदी बदबू किस चीज की है? पूजा, आज तेरा पेट साफ नहीं हुआ है क्या? जाकर पेट साफ करके आ, सड़ा दिया है घर को। माँ, ये मैं नहीं हूँ, ये बदबू गोबर की है, मैंने कुछ नहीं किया। बेवकूफ लड़की, इस घर में गोबर कौन लेकर आया? तू जो बकवास कर रही है। वो आपकी हरियाणवी गवार बहू जो पूरे दिन देसीपना छोड़ नहीं सकती, कल चूल्हा बना रही थी, हो सकता है जुपले बना रही हो। सुषमा और पूजा दोनों छत पर जाते हैं और पलक को चूल्हा लीपते हुए सुषमा कहती है, बहू ये क्या कर रही है तू? घर में गोबर क्यों लेकर आई है? तने दिख ना रहा चूल्हा नहीं पुरीसू, उसके बाद उपले बनाऊंगी और खाना भी इनमें ही बनाऊंगी मैं। तू सही कह रही है, इसका तो कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना ये तो हमारे सर पर नाचने लगेगी और पूरे घर में अपना देसीपन ही ला देगी। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मेरे बेटे ने इससे शादी की थी जो मुझे ऐसी बहू मिली। आने दो मोहित को, उसको तो मैं समझा दूंगी। दोनों माँ बेटी अपनी नाक बंद करके वहाँ से चली जाती हैं। शाम को मोहित घर आता है। सारे खाना खाने बैठते हैं कि तभी सुषमा मोहित से कहती है, बेटा अपनी पत्नी को समझा ले, कुछ ज्यादा ही हो रहा है अब इसका। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। क्या हुआ माँ, अब क्या कर दिया इसने? पहले तो ये अपनी भाषा बोलकर हमारा दिमाग खराब किया करती थी, अभी अपनी देसी रसोई करके हमारा दिमाग खराब करने वाली है। पहले गैस पर रोटी बनाती थी, अब इसने छत पर उपले बनाना शुरू कर दिया है। तो क्या हो गया माँ, अच्छी बात है ये, हमारे गैस की बचत होगी और चूल्हे का खाना भी बहुत स्वादिष्ट होता है। अरे मजा आएगा माँ खाने में, और कुछ अलग भी तो हो जाएगा। और वैसे भी ये धीरे धीरे करके सीख जाएगी, क्यों चिंता करती हो आप? मोहित सुषमा के कहने पर पलक को बुलाता है। पलक आती है और कहती है,
के है तने बेरा ना से कि मैं रोटी बना रही हूँ, परेशान करके रखा से। कुछ नहीं पलक, मैं तो बस इतना कह रहा था कि अपना पहनावा और बोली थोड़ी सी बदल लो। अब तुम शहर में रहती हो, हरियाणी भी बोलना छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं? अब तने भी परेशान होने लगी कि ना बदल सकूं हूँ। जिसने जे करना है कर ले। पलक इतना बोलकर रसोई में चली जाती है। उनकी बात सुनकर सभी चुपचाप खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह पूजा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। माँ विमला और पिता अशोक आते हैं और मोहित रसोई में जाकर 2 बड़े बड़े गिलास में लस्सी लेकर आता है और उनको देता है। लस्सी पीकर अशोक कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। इतनी गर्मी में चाय की जगह तुम्हें लस्सी दे दी, वरना जहाँ जाओ मुझे चाय देते हैं, बोलते चाय पीजिए चाय पीजिए। अरे कितनी चाय पीऊं, इंसान हूँ, चाय की मशीन थोड़ी। जी बहन जी, ऐसा लग रहा है जैसे हरियाणा की लस्सी पी रही हूँ। अद्भुत ही स्वाद है। जी अंकल जी, ये मेरी पत्नी ने बनाया है, हरियाणा से है वो, उसको सब कुछ आता है। चलिए खाना खा लेते हैं। अभी नहीं, पहले लड़की तो दिखाइए, उसके बाद खाना वाना तो होता रहेगा। मोहित अपनी माँ को इशारों में पूजा को लाने के लिए बोलता है। सुषमा जल्दी से अंदर आती है और पूजा को लेकर आती है। पूजा के साथ पलक भी बाहर आती है और कहती है, नमस्ते जी, कैसे हो आप लोग? पलक को हिंदी बोलता देखकर सब हैरान हो गए। उस वक्त उन लोगों ने उसे कुछ नहीं बोला। अशोक और विमला को पूजा पसंद आ जाती है। सारी बातें करने के बाद सभी खाना खाते हैं और वो दोनों पलक के खाने की बहुत तारीफ करते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। सबके जाने के बाद सुषमा पलक से कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे हमेशा गलत ही बोला और आज तेरी ही वजह से पूजा का अच्छे घर में रिश्ता हो गया। अब से मैं कभी तुझे तेरी भाषा के लिए कुछ नहीं बोलूंगी। ना माँ जी, मेरी भी गलती से मैं कुछ ज्यादा ही तू करके बात करूँ सु। अब से मैं भी हिंदी बोलने की कोशिश करूंगी और हरियाणा की देसी बहू रसोई में ही बन जाऊंगी। दोनों सास बहू एक दूसरे को माफ करती हैं और दोनों अब मिलजुल कर रहा करती हैं। कुछ दिनों बाद पूजा की भी शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।